नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं सत्यनारायण सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा नवम के पद्यांश पढ़ने के बाद गद्यांश को प्रारंभ कर लिया था और गद्यांश में हमने 2 पाठ पढ़ लिए। राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर अपन पढ़ रहे हैं। हमने देखा मेरी तिब्बत यात्रा, उनका जो यात्रा वृत्तांत था, उन यात्रा वृत्तांत से संकलित यह ल्हासा की ओर इनका यात्रा वृत्त बहुत प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने तिब्बती समाज की, लोक संस्कृति की, सामाजिक जीवन की चित्रण किया है। यह यात्रा इन्होंने इस बार भिकमंगे के वेश में की और इन्होंने इस भिकमंगे वेश में इन्होंने बहुत से अनुभव देखे। लोगों को इस रास्ते पर जाने का एक ही भय रहता था, कहीं कोई इनको मारपीट कर, लूटपाट कर, इनको मार कर बीच रास्ते में ही छोड़ दे, क्योंकि उस समय हथियार का कानून प्रचलित नहीं था। प्यारे विद्यार्थियों, हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से खुलेआम अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया कर रहा था। लूटपाट, लुटेरे, डाकुओं का वर्चस्व था। अगले दिन की यात्रा में लेखक राहुल सांकृत्यायन किस तरफ चलते हैं, आइए पढ़ते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले तक एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। एक स्थान का नाम है डांडा। हम समुद्र तल से लगभग 17 से 18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, क्योंकि उस समय बर्फबारी नहीं थी। ना वह बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी प्रकार की हरियाली। बिल्कुल नंगे थे, निर्जर थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई का तरफ मतलब उत्तराई की तरफ चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया, यानी पीछे रह गया। पिछड़ना का मतलब पीछे रह गया। मैं डॉनकिफ क्वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, क्योंकि चढ़ाई थी और घोड़े में इतनी जान नहीं कि वह वजन को ऊपर की ओर खींच सके, ऊपर की ओर बढ़ सके, ऊपर की ओर जा सके। एक जगह तो 2 रास्ते फूट रहे थे का तात्पर्य है 2 रास्तों का 2 राह था, यानी 2 रास्ते मिल रहे थे, निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति इनका मित्र जो इनके साथ यात्रा कर रहा है। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मेरे 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। मैंने 2 के टोकरी कंडे, यानी कंडे का मतलब क्या होता है, जिसे अपन गोबर का सूखा हुआ जिसे छाना, वो कंडे फूंक डाले लकड़ियों के साथ। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, यानी ये बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इसकी गति बहुत धीमी थी और धीमी गति होने के कारण
मैं सही समय पर तुम्हारे साथ नहीं चल पाया और तुम लोगों से पिछड़ गया। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। कहने का तात्पर्य, सत्तू और थुक्पा वहाँ के व्यंजन थे जो उन्होंने वहाँ पर चखे, उन्होंने प्रयोग में लिए। कुछ व्यंजनों का उन्होंने आनंद लेकर अब हम तेंकरी की विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती हैं। उसी पहाड़ी का नाम है तेंकरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही जजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी पत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। यजमानों का मतलब उनके जो व्यक्ति जो उनके यजमान थे, ठीक है। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, यानी बौद्ध धर्म के झंडे कह सकते हैं, उनके प्रतीक कह सकते हैं, जिससे धर्म की भावनाओं को प्रचार प्रसार मिलता है। मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। मैं तुम्हें लहासा पहुंचते ही रुपए दे दूंगा, तुम इधर उधर मत जाओ, मेरे साथ रहना। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला, ठीक है। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज़ धूप में चल पड़ना रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत बड़ी कड़ी मालूम होती, बहुत कड़ी मतलब बहुत तेज़ मालूम होती है, ठीक है। और वहाँ का अब यहाँ पर लेखक ने वहाँ के मौसम के बारे में चर्चा प्रारंभ कर दी है कि मौसम वहाँ का कैसा था और किस तरह का था। यद्यपि थोड़े ही मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाएगी, यानी गर्मी आपको थोड़ी कम लगेगी। आप 2 बजे दोपहर की बात है और कड़ाके की धूप है। 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ़ हो गया है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तेंकरी में भी लेकिन एक और जजमान भी मिलना चाहते थे, इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार जगह का नाम है जहाँ की ओर चलने के लिए वो तैयार हुए, तत्पर हुए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी, यानी उस समय तिब्बत में जागीरदारों का बोलबाला था। सामंत लोग, जागीरदार लोग बहुत ज़्यादा थे। इन जागीरों का बहुत अच्छा ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों में, यानी बौद्ध धर्म के मठ और विहार में अत्यधिक बटा हुआ था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है तो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष मतलब सज्जन थे। वहाँ के लोग इस खेती करने वाले बड़े सज्जन और सही माने गए हैं। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष का मतलब होता है जो उन्होंने रूप बना रखा था, हुलिया बना रखा था, ऐसा नहीं था। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ, यानी भगवान बुद्ध ने जो वचन कहे, जो उपदेश कहे, उन उपदेशों की हस्तलिखित प्रतियाँ थी, पोथियाँ थी, जो 103 संख्या में रखी हुई थी। और लेखक ये भी चाहता था कि मैं उनकी इन हस्तलिपियों का अध्ययन भी करूं और देखूं भी कि बुद्ध जी ने क्या क्या बात बताई है। भगवान बुद्ध की हस्तलिखित पोथियाँ देखने के बाद लेखक ने चाहा कि मैं भी अपना आसन वही लगा लूं, यानी मेरा आसन भी वहीं लगा। और वह मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। कौन? पोथियाँ किसकी पोथियाँ? भगवान बुद्ध के वचनों की अनुवादित पोथियाँ। एक एक पोथी 15-15 शेर का मतलब होता है किलो की थी, वजन बता रहा है।
से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने जजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका तात्पर्य क्या था? मैं इस समय पुस्तकों के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। किसको जाने के लिए कह दिया? सुमति को। और मैं इस समय पुस्तकों के भीतर था। कैसी पुस्तकों के भीतर? महात्मा बुद्ध के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियों के एक एक पोथी में मेरा मन उसमें रमा हुआ था। मैं बुद्ध के वचनों में खोया हुआ था, उनकी शिक्षाओं में खोया हुआ था, उनके विचारों में खोया हुआ था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंकरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई ले चल पड़े और हम इस तरह से अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर हो गए। तो मैं इस समय पुस्तकों के भीतर था, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका क्या अर्थ हो सकता है कि इस समय वह पुस्तकों में, उन पुस्तकों की भाषा में पूर्णतया से रम चुका था और स्थान ग्रहण कर चुका था। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो ल्हासा की ओर पढ़ा, उसकी भाषागत विशेषता कहें या गद्यांश की विशेषता कहें, वो क्या हो सकती हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन थोड़ी सी, जो महत्वपूर्ण भी है। पहली बात तो अपन ये कहें कि जो भाषा है वह खड़ी बोली है। भाषा जो है सरल है, सुबोध है, बोधगम्य है, समझ में आ जाती है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग, ठीक है। दूसरी बात अपन कहें, तद्भव व देशज शब्दों की प्रधानता रही है। तद्भव और देशज शब्दों की प्रधानता रही है। तीसरी बात अपन कहें, अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि बहुत सीधी सीधी बात आई, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चौथी बात कहें, लेखक की वर्णनात्मक शैली का प्रयोग, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया वर्णन करने की बात का। दूसरी बात, ल्हासा के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का चित्रण किया है। तो यहाँ पर ल्हासा की ओर इस यात्रा वृत्तांत में लेखक राहुल जी ने न केवल मेरी तिब्बत यात्रा के अंतर्गत उन्होंने ल्हासा के और तिब्बत के सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जीवन की व्याख्या की, प्यारे विद्यार्थियों, बल्कि उन्होंने यहाँ के रहन सहन और आचरण और व्यवहार को भी उभारा है कि यहाँ के लोग, भले ही आपने देखा कि उनको यात्रा करते समय या यात्रा के दरमियान, यात्रा के दौरान बहुत कष्ट उठाने पड़े, बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा, और इन्हीं कष्ट और इन्हीं मुश्किलों के सामना को करते हुए जब उन्होंने यात्रा के गंतव्य स्थान तक वो पहुंच भी गए, लेकिन इस स्थिति में उन्होंने वहाँ के लोगों से जो मेलजोल किया, वहाँ के लोगों की धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखा, वो थोड़ी विचारणीय, थोड़ी देखने योग्य है कि उन्होंने वहाँ के लोगों का व्यवहार लेखक के प्रति किस प्रकार था। तो लेखक का जीवन यायावरी जीवन था और यायावरी जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ घुमक्कड़ जीवन यापन करके जगह जगह घूम घूम कर उन्होंने ऐतिहासिक जीवन को, ऐतिहासिक भावों को जिया है, और ऐतिहासिक भावों और ऐतिहासिक जीवन को जीकर उन्होंने ऐतिहासिकता का बहुत अच्छा सुंदर समन्वय अपने इन
यात्रा वृत्तांत और गद्य शैलियों में गद्य वर्णन में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना ये पाठ ल्हासा की ओर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आपके ये गद्यांश समझ में आया होगा और आपको ये गद्यांश के वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जितना पद्यांश महत्वपूर्ण है उतना गद्यांश भी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक नए पाठ, एक नए अध्याय, एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।